हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, लेके आ गया हूं इंडियन नेवी MRSSR और AA के लिए फिजिक्स का एक और पार्ट 2। कल का पार्ट नहीं आ पाया था आप लोगों के लिए, तो अभी हम पार्ट 2 को करने वाले हैं। इसमें न्यूटन तथा गति का जो नियम है एवं जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी है उसे हम समझेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे पहले जो कल का थोड़ा सा बाकी था 3-4 क्वेश्चंस हैं उसको कर लेंगे एंड देन हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 में। हम थोड़ी सी थ्योरी भी देखेंगे हम और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं इसमें। आई होप कि इसमें अच्छा करोगे आप लोग और थ्योरी के बाद और भी अच्छा करोगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप इंडियन नेवी MRSSR और AA की बेस्ट तरीके से तैयारी कर सको। साथ ही साथ आप हमें इंस्टा और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप जाकर के वहां से मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे बाकी सारी चीजें मिलेंगी। अब क्या मिलेगा वो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। चलिए अभी शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो भाई सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, न्यूटन के गति के विषयक नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन के जो नियम है वो टोटल 3 नियम है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। अब 3 नियम है तो कौन कौन से हैं? न्यूटन का गति का प्रथम नियम यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये 3, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और न्यूटन की गति का तृतीय नियम, 3 नियम है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो देखिए होता क्या है न्यूटन की गति के फर्स्ट नियम में कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर विराम अवस्था में है यानी अगर रुकी हुई है तो उसी प्रकार से रुकी रहेगी, विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि वह चल रही है तो वो एक समान चाल से और सीधी यानी कि स्ट्रेट चलेगी, एकदम सीधी रेखा में चलेगी, ठीक है। तो वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है। रुकेगी तो रुकी रहेगी और चलेगी तो बिल्कुल सीधी चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी कि कोई बाहरी फोर्स उस पर यूज ना किया जाए, तब तक वो चलती ही रहेगी, मतलब रुकेगी नहीं, ठीक है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम बोलते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्टिया के नाम से भी जानते हैं। तो यही होता है, क्या होता है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर विराम अवस्था में है तो ठीक है, वो वैसे ही रहेगी, लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करेगी तो वो चलते ही रहेगी और एकदम सीधी चलेगी, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में वो चलेगी, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। अब यहां पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल समझ लीजिए कि कोई ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, क्योंकि यात्रियों के शरीर का निचला भाग गाड़ी के साथ चलने लगता है, परंतु शरीर का ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। तो आपने ये चीज खुद ऑब्जर्व की होगी, आपको खुद फील हुआ होगा, या फिर आगे आप कर लेना कि अगर हम ट्रेन में कभी बैठे रहते हैं, ट्रेन से सफर हर कोई करता है, तो ट्रेन में बैठे रहते हैं, तो जब ट्रेन रुकती है तो रुकी रहती है, और जब चलना स्टार्ट होता है, जब स्टार्ट होती है ट्रेन, तो उस टाइम पे हमारा शरीर जो है वो पीछे की ओर जाता है, पीछे यानी बैक जाता है। और वो इसलिए क्योंकि जो हमारा निचला भाग है वो गाड़ी के साथ चलना शुरू कर देता है, लेकिन जो ऊपर वाला भाग है वो जड़त्व के कारण, इनर्टिया के कारण, इनर्ट के कारण वो जो है रुका रहता है, विरामावस्था में रहता है, ठीक है। तो ये वजह होती है। अब उसके बाद हमारा है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहां पे देखिए, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में भी होता है। तो किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का जो संवेग परिवर्तन होता है वो क्या होता है? वस्तु पर आरोपित बल यानी फोर्स के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती ये होता है ना, तो अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में भी होता है। लाइक बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F इज इक्वल टू M इंटू ए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी
तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। अब एक चीज आप ध्यान देना, अगर आपने कभी फील किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप कभी फील करना, कभी आप क्रिकेट खेलते हो और जब कैच हमारी ओर आता है तो हम क्या करते हैं, अपनी हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं। तो उससे क्या होता है, गेंद एकदम स्पीड में आएगी और उसी स्पीड में पीछे की ओर खींचेंगे तो हमें चोट कम लगती है, और वहीं हम डायरेक्ट उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें चोट ज्यादा लगती है। तो ये चीज है, ठीक है। चलिए आगे है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो वही होता है, क्रिया के बदले यानी एक्शन के बदले रिएक्शन होता है, और इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए है कि बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, यानी कोई भी अगर जब बंदूक से गोली चलाएगा तो जब गोली निकलेगी तो वो जो बंदूक है वो पीछे की ओर आता है। तो अगर आपको चलाना नहीं आता है तो आपके साथ हादसा भी हो सकता है, और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये थर्ड लॉ के अंदर आता है, न्यूटन के तीसरे नियम के अंदर आता है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ ऑफ भी बोलते हैं। तो ये होता है। अब ये हो गई हमारी थ्योरी, इतना काफी है आज के लिए। अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस तरीके से कैसी लग रही है वीडियो। आगे जैसा आप लोग बोलेंगे उसी तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस कल तक हमने 20 नंबर तक कंप्लीट किया था, 21 नंबर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? WS, kg सेकेंड, न्यूटन मीटर और जूल। तो हमारा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि kg सेकेंड जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है 22 नंबर, कमानीदार तुला से नापते हैं, मीजल्स विद स्प्रिंग बाइलेंस। तनाव, द्रव्यमान, भार और दाब। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भार। भार जो है ये कमानीदार तुला से नापते हैं। तो अगर आपने वेट मापना होता है तो आप क्या करते हैं, कमानीदार यानी जो तुला होता है, ठीक है, उससे ही ना नापते हैं जो हमारा वेट होता है, तो वही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मूल राशि कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल अमाउंट? वेग यानी वेलोसिटी, संवेग, समय और बल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि समय। समय जो है ये मूल राशि है। टाइम इज द प्रिंसिपल अमाउंट। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्न में बीमाहीन राशि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वार्टली अमाउंट? ऑप्शन है आपेक्षिक घनत्व, कोण, कोणीय संवेग और विकृति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो है ये एक बीमाहीन राशि नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ फोर्स? डाइन, पाउंडल, जूल और न्यूटन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूल। जूल जो है ये बल का मात्रक नहीं है। जूल इज नॉट अ यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन की गति का नियम एवं गुरुत्वाकर्षण। तो इसको जैसे ही मैंने बताया आप लोगों के लिए पूरा जो इसकी थ्योरी थी, जो तीनों नियम है उसको, तो अभी देखते हैं 26 नंबर से। दूध को मथने से इसमें से क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है चर्निंग मिल्क सेपरेट्स क्रीम फ्रॉम इट। दिस इज ड्यू टू अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और त्वरण। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है दूध को मथने पर इसमें से क्रीम अलग हो जाती है, क्रीम निकल जाती है जब आप दूध को मथते हैं तो ये क्यों होता है? अपकेंद्रीय बल की वजह से। नेक्स्ट है, एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है तो उसका त्वरण डैश की ओर होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इन अ सर्कुलर पथ, इट्स एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स डैश। केंद्र, स्पर्श रेखा, केंद्र से बाहर और परिधि। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि केंद्र। केंद्र की ओर होगा। एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है तो उसका त्वरण है जो, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इन अ सर्कुलर पथ, इट्स एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स सेंटर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जोडियस साइन?
कोणीय संवेग, दूरी, तापमान और शक्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो है ये एक सदिश राशि है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर अमाउंट? विद्युत विभव, विस्थापन, त्वरण और शक्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि शक्ति। शक्ति जो है ये एक अदिश राशि है। पावर इज अ स्केलर अमाउंट। और गाइस एक और चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि कल जो हिस्ट्री मैंने करवाई है आप लोगों के लिए उसका जीके टेस्ट होगा 9 बजे मॉर्निंग में। 9 बजे आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो आप लोग जरूर आइएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है तो इफ एक्सेलरेशन इज एम्प्लॉयड ऑन ए ऑब्जेक्ट देन, इसकी चाल बढ़ती है, इस पर बल कार्य नहीं करता, इसका वेग बदलता है, इसकी चाल घटती है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसका वेग जो है वो बदलता है। यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है तो इसका वेग बदलता है। इफ एक्सेलरेशन इज एम्प्लॉयड ऑन अ ऑब्जेक्ट देन इट्स वेलोसिटी वेरीज। नेक्स्ट है तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? स्विमिंग इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन? तो पहला, दूसरा और तीसरा कोई नहीं। तो अभी आप लोगों को मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लॉ बताया, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करेंगे आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तीसरा। तीसरा जो है वही उसी पे आधारित है तैरना, यानी स्विमिंग जो है वो आधारित है न्यूटन के तीसरे नियम पर। जैसा कि मैंने बताया कि जब गोली निकलती है तो वो आगे की ओर जाती है और पीछे भी फोर्स आता है एक तरीके से, ठीक है। तो वो चीज है, तो तीसरा नियम जो है तीसरे नियम पर ही ये आधारित है स्विमिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन का दूसरा नियम किसकी परिभाषा को अभिव्यक्त करता है? न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्रेसेस हुज डेफिनेशन? गति, त्वरण, बल और वेग यानी वेलोसिटी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी बल। फोर्स को परिभाषित करता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का दूसरा नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है। न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सप्रेसेस फोर्स डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जड़त्व आघूर्ण इनटू कोणीय त्वरण इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो बल, बलाघूर्ण, संवेग और कोणीय संवेग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कोणीय संवेग हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। इनर्टियल मोमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? इनर्टिया मोमेंट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वस्तु के द्रव्यमान का वितरण, घूर्णन अक्ष की स्थिति, वस्तु का द्रव्यमान और उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है इस पे डिपेंड करता है जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। जो इनर्टिया मोमेंट है वो इन सभी पर डिपेंड करता है, इन तीनों पर। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर। जब हम पानी में खड़ी हुई नाव से कूदते हैं तो वह खिसकती है। When we jump from a boat standing in a water, it slides. आगे की ओर, पीछे की ओर यथास्थिति बनी रहती है और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पीछे की ओर। जब भी आप नाव से कूदते हैं तो नाव जो है वो पीछे की ओर जाती है, हम जब आगे की ओर आते हैं तो, ठीक है। तो ये आप खुद भी देख सकते हैं, खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये आज के 15 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही साथ ये भी बताना कि कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके, और इंस्टा और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस।